हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ईएमआरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई, कब हुई, उसके प्रारंभिक नेता कौन कौन थे और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से थे, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे। इसके अलावा कांग्रेस से पहले भी क्या भारत के अंदर कोई राजनीतिक या राष्ट्रीय लेवल की राजनीतिक संस्था थी, कौन थी तो कौन सी थी। इसके अलावा कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती थी, भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी। ये सारे फैक्ट जो है, ये सारे फैक्ट हमने पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा है जाकर जरूर देखिएगा। आज सेकंड जो वीडियो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर रहने वाला है, उसमें आगमन होने वाला है गांधी जी का, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवादी चरण, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर गांधी जी का क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से गांधी जी ने आंदोलन किए, कौन कौन से आंदोलन किए हैं, और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी इम्पोर्टेंट डेट है, जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो सारे आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बता दूं मैं पहले ही चीज़ की, ये सारे फैक्ट जो है ये एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 है, कक्षा 12 है, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आप इनको जरूर ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में आजकल एनसीईआरटी से संबंधित फैक्ट पूछे जा रहे हैं। तो इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएगी वही दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला है हमारा 1893 के अंदर गांधी जी जो है वो वकालत करने के लिए गुजरात के जो अब्दुल्ला दादा है, उनका मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, तो गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। जो गुजरात के अब्दुल्ला खान थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ गए थे। 1906 के अंदर गांधी जी ने वहाँ पर प्रथम सत्याग्रह किया था। तो पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह कब किया था? 1906 में किया था। भारत में नहीं किया था, बल्कि कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका के अंदर किया था। और किसके विरुद्ध किया था? तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध में किया था। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में आगमन होता है, और इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 से पहली बार ही मनाया गया था। और इनकी जो प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति भारत के अंदर मानी जाती है, वह है फरवरी 1916 के अंदर जो बनारस विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके उद्घाटन के अंदर गांधी जी की प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की गई थी, जहां पर इन्होंने भाषण दिया था और कांग्रेस को ये व्यंग्य कसते हुए कहा था कि आप अपनी जो शान शौकत है उसको छोड़कर, बड़े बड़े जो भव्य सम्मेलन अधिवेशन वगैरह है, उनको छोड़कर आप थोड़ा सा जो गरीब व्यक्ति है, गरीबों से जुड़िए और गरीबियों की समस्याओं की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि ये क्या राजनीति के रूप में उन्होंने अपनी एक आधारशिला रखी थी यहाँ पे। ठीक है, गांधी जी पर कुछ व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था, जिससे उनकी जो प्रमुख मूल्य है, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अनशन, बहिष्कार, ये सारे मूल्य जो है, ये गांधी जी के जीवन में किस प्रकार से आए, उन पर किनका प्रभाव पड़ा, तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो शारीरिक परिश्रम है, ये कहाँ से उन्होंने गेन किया, तो ये जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू द लास्ट, यहाँ से उन्होंने शारीरिक परिश्रम का विचार लिया था। और सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा जो शब्द है या जो विचार है, ये थोरो का जो निबंध है सिविल डिसओबीडियंस, यहाँ से इन्होंने लिया था। सत्य अहिंसा हम सभी जानते हैं बुद्ध के जीवन से प्रेरित है। और टोलस्टॉय जो है, इन्होंने कहा था कि ईश्वर का राज्य जो है तुम्हारे अंदर है। ये सारे विचार जो है, ये गांधी जी ने इन सबसे ग्रहण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांधी जी ने कुछ आश्रम की स्थापना की थी, कुछ साउथ अफ्रीका के अंदर थे, कुछ भारत के अंदर थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1904 के अंदर डरबन के अंदर फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, और 1910 के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर टोलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। ये दोनों कहाँ है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। इससे पहले 1894 के अंदर जो गांधी जी है, इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, और इससे एक समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था, इंडियन ओपिनियन, जिसमें वो अपने विचार जाहिर करते थे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने भारत के अंदर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1915 के अंदर। इसका नाम पहले था कोचरब आश्रम, जो कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर है, लेकिन इसका बाद में नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया था? सत्याग्रह साबरमती आश्रम कर दिया था। जो सत्याग्रह आश्रम है, इसी का बाद में नाम क्या कर दिया गया? साबरमती आश्रम कर दिया गया। ठीक है, 1929 के अंदर इन्होंने अनाशक्ति आश्रम जो कौसानी उत्तराखंड के अंदर है, और 1936 में सेवाग्राम आश्रम जो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है, ये आश्रम की स्थापना उन्होंने भारत में की थी। तो 2 आश्रम जो साउथ अफ्रीका के, दोनों याद रखेंगे, एक तो फिनिक्स और एक टोलस्टॉय आश्रम। ठीक है, इनकी डेट भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 1516 के अंदर गांधी जी का राजनीतिक रूप से मौन वर्ष माना जाता है। देखिए 1915 में गांधी जी भारत आए थे। ठीक है,
और 1916 में ये पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो दीक्षांत समारोह या उद्घाटन समारोह था उसके अंदर ये उपस्थित हुए थे। लेकिन अभी तक इनका राजनीतिक रूप से प्रवेश नहीं हुआ है, ठीक है। राजनीति में इन्होंने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। इन्होंने भारत की स्थिति को पहले 15 से लेकर 16 तक इन्होंने अपनी जो भारत है उसकी स्थिति का क्या कहते हैं अवलोकन किया है कि कौन कौन सी समस्याएँ हैं, जो छुआछूत है, जो गरीबों किसानों की, मजदूरों की जो भी समस्याएँ हैं इन्होंने उसका अवलोकन किया। उसके बाद में इन्होंने जो है 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया था, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले जो 3 प्रमुख इनके आंदोलन रहे हैं, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 के अंदर इन्होंने किया था। और कहाँ पर ये चंपारण जो है बिहार के अंदर है। यहाँ पर दो कह सकते हैं 2 प्रथा थी, एक तो 3 कठिया प्रथा और एक गिरमिटिया प्रथा। गिरमिटिया कहते हैं बंधुआ मजदूरी को, और 3 कठिया प्रथा है कि जो 3/20 भाग होता है भूमि का उस पर नील की कृषि करना इनके लिए अनिवार्य था। ये दोनों दबाव जो है अंग्रेजों की ओर से थे और इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था अप्रैल 1917 के अंदर, ठीक है। और इससे अवगत जो करवाया था, इसकी चंपारण की स्थिति से जो अवगत कराने वाले थे वो राजकुमार शुक्ल थे, जिनके निमंत्रण पर गांधी जी कहाँ आए थे, चंपारण आए थे। और ये दोनों कहाँ मिले थे, तो ये 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुए थे वहाँ पर ये गांधी जी से मिले थे और इन्होंने चंपारण की स्थिति से गांधी जी को अवगत कराया था, ठीक है। इसके बाद में इनके जो प्रमुख सहयोगी है इसके अंदर चंपारण सत्याग्रह में इनके नाम याद रखेंगे। एक कृपलानी है, महादेव देसाई है। इसी वक्त महादेव देसाई से इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने इनको क्या बनाया था, सचिव बनाया था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद थे और जो राजकुमार शुक्ल थे वो थे। इसी समय चंपारण सत्याग्रह के सफल प्रयोग के ऊपर टैगोर ने इनको किसकी उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। खेड़ा इसके बाद में सेकंड जो सत्याग्रह हुआ था वो अहमदाबाद मिल मजदूर को हुआ था। देखिए एनसीईआरटी के अंदर जो इनका क्रम दे रखा है वो यही क्रम दे रखा है, चंपारण के बाद में अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद में खेड़ा। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, बाकी आप इस तरीके से याद रखेंगे, पहले चंपारण फिर अहमदाबाद और फिर खेड़ा, ठीक है। तो अहमदाबाद में क्या था कि जो मिल मजदूर थे उस वक्त प्लेग फैल रहा था, तो प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे मिल मजदूर, और वो 50% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे, ठीक है। जबकि जो मिल मालिक है वो उनको 20% देने को तैयार था, ठीक है। तो इसके विरोध में आंदोलन चलाया था किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व के अंदर। और इस आंदोलन के अंदर जो मिल का मालिक है ना अम्बालाल, उसकी पुत्री थी अनुसुईया बेन, उन्होंने भी किसका सहयोग किया था, गांधी जी का सहयोग किया था, ठीक है। यहाँ पर जो अहमदाबाद मिल मजदूर है, यहाँ पर प्रथम बार गांधी जी ने किसका प्रयोग किया, अनशन और भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो 2 क्वेश्चन आपके यही बन गए कि भारत के अंदर प्रथम सत्याग्रह चंपारण और भारत के अंदर प्रथम अनशन या भूख हड़ताल ये कहाँ पर हुई थी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय हुई थी, ठीक है। इसके अंदर दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया और 35% जो प्लेग बोनस है वो देने को मिल मालिक तैयार हो गए थे, ठीक है। ये भी एक प्रकार से क्या हो गया, सफल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 के अंदर हुआ था। और जब खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उस समय जो महात्मा गांधी है ये गुजरात की जो महासभा है, गुजरात महासभा, उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी और पटेल ने मिलकर किया था और ये किसके विरोध में था, तो उस वक्त जो भारत है वहाँ पर अकाल की स्थिति थी और इसके बावजूद भी गुजरात के अंदर वो जबरन जो है किसानों से क्या लिया जा रहा था, लगान लिया जा रहा था, ठीक है। तो इसके विरोध में, करों के जबरन लेने के विरोध में गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन किया था और लास्ट में नतीजा ये निकला कि अंग्रेजों को इनके आगे सर झुकाना पड़ा और अंग्रेजों को मानना पड़ा कि ठीक है जो कर दे सकते हैं वो कर दे और जो नहीं दे सकते उनके कप माफ़ कर दिए गए, ठीक है। तो जबरन कर वसूली के विरोध में ये आंदोलन हुआ था, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये 1918 तक जो गांधी जी के 3 आंदोलन शुरुआती थे, इन तीनों में गांधी जी सफल हो गए और धीरे धीरे जो उनकी ख्याति है वो चारों ओर भारत में फैलने लगी, ठीक है। उनको एक चमत्कारी देवता, चमत्कारी महात्मा के रूप में लोग जानने लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी बीच अंग्रेजों ने उनको और अच्छे मौके दिए आंदोलन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आएगा रोलेट एक्ट 1919 में। इस रोलेट एक्ट का जो फुल नेम है वो आप याद रखेंगे। इसको अन्य नाम जो है द अनआर्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी इसे कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में कहते हैं रोलेट एक्ट। और ये कब पारित हुआ था, तो ये 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था, ठीक है। और ये इसके विरोध में जो जिन्ना है मुस्लिम लीग के, आप जानते होंगे, मदन मोहन मालवीय, मजरूल हक और इन सब ने क्या किया था, व्यवस्थापिका जो थी लेजिस्लेटिव, इससे इस्तीफा इन्होंने दे दिया था, ठीक है, रोलेट एक्ट के विरोध में। इसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा और किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए उनको गिरफ्तार किया जाता था और उनको जेल में डाल दिया जाता था अनिश्चित काल के लिए। तो इसे एक नाम दिया था
नो अपील, नो दलील और नो वकील। ये किसने कहा था? ये मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? नो अपील, नो दलील और नो वकील वाला कानून। ठीक है, इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई थी। ठीक है, गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी थी। कब? 6 अप्रैल को। ठीक है, 18 मार्च को ये लागू हुआ था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई इसके विरोध में, और इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व है सब जगह अलग अलग व्यक्तियों ने किया। प्रमुख जो आपको याद रखना है वो आप याद रखेंगे कि दिल्ली के अंदर स्वामी श्रद्धानंद ने किया था, और पंजाब के अंदर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किसलू ने किया था, जिनका याद होगा। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही पंजाब के अंदर अमृतसर बाग, जो अमृतसर है वहाँ पर लोग जो है जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए थे, जिन पर निर्मम गोलियां चलाकर निर्मम हत्याएं की गई थी। ठीक है, तो ये इन्हीं दोनों की वजह से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम याद रखेंगे 9 अप्रैल को हरियाणा के पलवल, ये आप याद रखेंगे कि गांधी जी को जो है 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो हरियाणा के पलवल जो है वहाँ से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 9 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये नॉर्मली क्या होता था कि वहाँ पर जो बैसाखी का त्यौहार होता है पंजाब के अंदर, उसके अंदर सामान्य रूप से व्यक्ति जो है इस दिन कहाँ पर इकट्ठे होते थे? जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर मेला लगता था, लोग वहाँ पर इकट्ठे होते थे। लेकिन क्योंकि रोलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह आंदोलन चल रहे थे, तो इस वक्त जो अंग्रेज है इन्होंने धारा 144 लगा रखी थी। ठीक है, कर्फ्यू लगा रखा था। तो उस वक्त इन्होंने क्या किया कि लोगों के संगठित होने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन फिर भी क्योंकि बैसाखी का त्यौहार था और व्यक्ति हर वक्त हर साल इकट्ठा होते थे, तो ये फिर से इकट्ठा हुए वहीं पे मेले के जगह। और इस वक्त क्योंकि इनके जो प्रमुख थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किसलू, इनको गिरफ्तारी के विरोध में ये वहाँ पर इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे। और इसी बीच जो जनरल डायर है वो वहाँ पर आकर उन्होंने उनको चारों ओर से घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसके अंदर हजारों लोग वहाँ पर मारे गए। ठीक है, तो इसके अंदर जनरल, इनका जो नाम है डायर का वो आप याद रखेंगे, जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ठीक है, ये जो डायर है उनका नाम है। बैसाखी के ऊपर ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और टैगोर जो है इन्होंने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। ठीक है, इसके अलावा शंकरन नायर जो थे इन्होंने जो कार्यकारिणी परिषद है वहाँ से इस्तीफा दे दिया था। और एक थे एंड्रयू CF, एंड्रयू जिन्हें दीनबंधु भी कहा जाता है, इन्होंने कहा था इसके विरोध में कि जानबूझकर की गई ये क्या है? क्रूर हत्या है। ठीक है, एक मोंटेग्यू है, आप जानते होंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम वाले जो थे ना, 12 सचिव मोंटेग्यू, इन्होंने इसको निवारक हत्या की संज्ञा दे दी। इसके अलावा 2013 के अंदर जो UK के PM है कैमरून, वो भारत आए थे और उन्होंने इसे कहा था कि ब्रिटिश इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है कौन सी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटिश सरकार जो है इन्होंने इसकी जांच के लिए खंडर आयोग का गठन किया था, और इस खंडर आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? 1920 में दी थी। ठीक है, इसके अंदर कुछ भारतीय सदस्य थे, जो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि निम्न में से खंडर आयोग में कौन से भारतीय सदस्य थे या नहीं थे। ठीक है, तो कुछ नाम है वो याद रखेंगे। एक का नाम है चिमन लाल सितलवाड़, एक का नाम है शाहजादा, एक का नाम है सुल्तान अहमद और एक का नाम है जगत नारायण। ठीक है, ये 4 प्रमुख भारतीय सदस्य थे। ठीक है, और इसके अलावा अन्य अंग्रेज सदस्य थे। इसके अंदर इन्होंने क्या किया? जो डायर थे इनको दोषी नहीं ठहराया। ठीक है, सिर्फ क्या कर दिया? नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, नौकरी से इनको निकाल दिया गया, दोषी नहीं ठहराया। ठीक है, नौकरी से निकाल कर इनको कहाँ भेज दिया? वापस ब्रिटेन भेज दिया गया। ठीक है, और इनको ब्रिटेन भेजने का शायद एक तरह ये भी था कारण कि अगर ये यहाँ रहते तो इनको जो भारत की जनता थी वो मार डालती। ठीक है, इसलिए इनको नौकरी से हटाकर UK भेज दिया गया और वहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया और इनको मान की तलवार नामक उपाधि दी गई। ठीक है, मान की तलवार उपाधि इनको दी गई। इनका बहुत अच्छे से वहाँ पर स्वागत हुआ और वहाँ के जो अखबार है उसमें इनको शेर और ऐसे संज्ञाएं दी गई। ठीक है, लंदन का शेर ऐसा कहा गया। 1940 में लंदन में उधम सिंह जो थे भारतीय, उन्होंने डायर की क्या कर दी? वहाँ पर हत्या कर दी 1940 के अंदर। ठीक है, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, हंटर आयोग जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बिठाया गया था, जबकि कांग्रेस ने भी इसकी जाँच के लिए एक आयोग बिठाया था जिसका नाम है तहकीकात समिति, या फिर इसे मालवीय समिति या मदन मोहन मालवीय समिति भी इसको कहते हैं, तहकीकात समिति, क्योंकि इसके अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन थे? मालवीय थे। गांधी जी ने इसे जो समिति है इसकी रिपोर्ट लिखी थी और इसके अंदर CR दास, मोतीलाल नेहरू, जेकर और तैयब जी ये सभी प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। 1919 का रॉलेट एक्ट, 1919 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद में इसी समय खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन क्या था कि आपको याद होगा कि जो 1918 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, तो उन्होंने क्या किया कि जो जर्मनी है उसका साथ देने की वजह से तुर्की का जो खलीफा पद था इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, उनको सजा देने के उद्देश्य से खलीफा का जो पद था वो समाप्त कर दिया। तो इसी के विरोध के अंदर जो भारत है वहाँ पर अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन अली बंधु कहा जाता है संयुक्त रूप से। इसके अलावा अजमल खान और मौलाना आज़ाद जो है इन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने कहा कि जो खलीफा पद है वो उनका बना रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने आंदोलन किया और इन्होंने एक खिलाफत जो कमेटी है उसका भी गठन किया। इस खिलाफत कमेटी का जो अधिवेशन है वो जून 1920 में इलाहाबाद के अंदर आयोजित किया गया और इसका नेतृत्व जो खिलाफत आंदोलन है इसका नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। ठीक है, और इन्होंने गांधी जी ने इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया। इस राष्ट्रीय आंदोलन बनाया और इसी समय गांधी जी ने भी क्या किया, जो असहयोग आंदोलन है वो स्टार्ट कर दिया। तो गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को दोनों को साथ करके एक राष्ट्रीय आंदोलन इसे बना दिया था। ठीक है, खिलाफत समिति के द्वारा जो असहयोग आंदोलन है वो अगस्त 1920 में स्टार्ट कर दिया गया था और 1 अगस्त को सबको पता है कि तिलक की मृत्यु हो चुकी थी। 1 अगस्त को क्या हो गया, तिलक की मृत्यु हो गई थी और तिलक की स्मृति के अंदर एक तिलक स्वराज फंड का गठन किया गया। तो पूछ सकते हैं कि तिलक स्वराज फंड जो है वो किस घटना से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, और 1924 के अंदर ही क्या हुआ कि जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा है, तुर्की के अंदर एक नए शासक बने मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उन्होंने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये जो है 1919 तक की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू होने में मदद करी और असहयोग आंदोलन को एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग मिलकर आंदोलन करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई थी और कब तक चला था, तो ये 12 फरवरी 1922 तक चला था। ठीक है, और इसमें इसमें मांग क्या थी, स्वराज की मांग थी। ठीक है, इसमें अभी तक पूर्ण स्वराज नहीं है, अभी तक सिर्फ स्वराज की मांग की जा रही है। इस असहयोग आंदोलन की जो प्रथम मांग है वो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर रखी गई थी। ठीक है, ये जो कलकत्ता अधिवेशन है ये विशेष अधिवेशन था, ये भी आप याद रखेंगे। पूछे कि जो असहयोग आंदोलन है ये इसकी मांग जो है किस विशेष अधिवेशन के अंदर रखी गई थी। देखिए, जो कांग्रेस है उसकी स्थापना दिसंबर में हुई थी, तो इसके जो वार्षिक अधिवेशन होते थे वो कब होते थे, दिसंबर के अंदर होते थे। लेकिन मैंने बताया था आपको पहले वाली वीडियो में भी कि जब भी कोई स्पेशल कोई घटना होती थी या इसका अधिवेशन इंपॉर्टेंट बुलाना होता था तो विशेष अधिवेशन रखे जाते थे। ठीक है, तो इसका विशेष अधिवेशन रखा गया था 4 सितंबर 1920 के अंदर, जब जो असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव रखा गया। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है किस विशेष अधिवेशन में रखा गया, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर रखा गया। ठीक है, वो CR दास है। इस विशेष आंदोलन के अंदर जो गांधी जी ने मांग रखी थी वो असहयोग आंदोलन की मांग रखी थी और इसके अंदर जो है CR दास, देखिए नाम याद रखेंगे कि किसने इनका विरोध किया था, तो CR दास, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, जिन्ना, इन सभी के विरोध के कारण ये पारित नहीं हो सका था। ठीक है, मांग किसने रखी थी, गांधी जी ने रखी थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय थे कलकत्ता अधिवेशन के। ठीक है, इसके बाद में दिसंबर के अंदर इसका जो वार्षिक अधिवेशन है वो हुआ नागपुर अधिवेशन और देखिए जो CR दास इसके पहले विरोध में थे उन्हीं CR दास के द्वारा इसका असहयोग आंदोलन जो है इसकी जो है प्रस्ताव रखा गया था। किसके द्वारा, CR दास के द्वारा नागपुर अधिवेशन के अंदर ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और फिर ये भी यहाँ पर क्या हो गया, पारित हो गया था। ठीक है, इसका विरोध करने वालों में एनी बेसेंट थे, जिन्ना थे और विपिन चंद्र पाल थे, जिन्होंने क्या किया, विरोध के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो राघवाचार्य यानी कि विजय राघवाचार्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए CR दास जो है इनका कहना था कि जो असहयोग आंदोलन है, गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं और जो व्यवस्थापिका है वहाँ से आप सभी क्या कर दे, इस्तीफा दे दे। ठीक है, तो बस इनका विरोध यही था कि जो है हम भले असहयोग आंदोलन कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका साथ देंगे, लेकिन जो व्यवस्थापिका है उससे हमें रिजाइन नहीं करना चाहिए, बस इनका ये एक विरोध था। गांधी जी ने क्या किया, ये असहयोग आंदोलन इसके विरोध में केसर हिंद और बजाज जो थे इनके 5 पुत्र कहे जाते हैं गांधी जी के, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि क्या दी, अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
कलकत्ता जो है वहाँ पर इसी जो असहयोग आंदोलन है इस दौरान क्या हुआ, देश भर के अंदर जो है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्कूलें वगैरह स्थापित की गई। जो मतलब ये देख लीजिए कि स्वदेशी अपनाया गया था, ठीक है, और विदेशी जो है उसका बहिष्कार किया गया था। ये सारी घटनाएं आपको पता होगी, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कलकत्ता के अंदर, वो किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, और वो इसके क्या थे, प्राचार्य थे, ठीक है। इसके अलावा 1921 में जब राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन चल रहा था उस वक्त भारत के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था और उनके आगमन पर लोगों ने क्या किया था, उनको काले झंडे दिखाए थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि 4 फरवरी 1922 को एक चोरी चौरा नामक जगह है, वहाँ पर गोरखपुर चौकी जो है वहाँ पर भीड़ के द्वारा आक्रोशित होकर आग लगा दी गई थी, जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति, कुछ अंग्रेज पुलिस अधिकारी वगैरह मारे गए थे, ठीक है। तो गांधी जी ने बिल्कुल उससे शुद्ध होकर, यानी कि उससे गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंची और गांधी जी ने वहाँ पर हिंसा का प्रयोग करने के कारण इस आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कब किया था, 12 फरवरी को, 4 फरवरी को ये घटना हुई और 12 फरवरी को गांधी जी ने ये आंदोलन समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसका बहुत सारी जगह विरोध भी हुआ क्योंकि एक बड़े लेवल पर ये आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, अपनी चरम सीमा पर था और उसी वक्त गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। इसके विरोध में मोतीलाल नेहरू का एक कथन है कि कन्याकुमारी के एक गाँव में अहिंसा का पालन नहीं किया जाता है और सजा किसको मिलती है, हिमालय के गाँव को, क्यों, यानी कि कन्याकुमारी के गाँव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो इसकी जो सजा है वो हिमालय के गाँव को क्यों दी गई, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि भले आप लोग मुझे कुछ भी गलत कह लीजिए, लेकिन आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए मैं हर अपमान, यहाँ तक कि मौत को भी सहन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर असहयोग आंदोलन का क्या हो गया, समापन हो गया था, ठीक है। फिर मार्च 1922 के अंदर गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें जो जज थे ब्रूमफील्ड, इन्होंने इनको 6 वर्ष के कारावास की सजा दी थी, ठीक है, क्योंकि आवश्यक था। इन्होंने बहुत सारे जगह पर कुछ हिंसा भी हुई थी, तो इस वजह से गांधी जी ने, क्योंकि आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 6 वर्ष की उनको सजा दी गई। लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों का नाम लेकर फरवरी 1924 में इनको रिहा कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो जज थे ब्रूमफील्ड, ये गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि अगर मैं इस सजा को कम करा पाए तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, ठीक है। एक फैक्ट, एक कथन दे रखा है, एक अच्छी सी कोटेशन दे रखी है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन, यानी कि मार्च 1923 के अंदर मैंने आपको बताया कि जब ये असहयोग आंदोलन हुआ था तो इसके अंदर जो CR दास वगैरह थे, जिन्ना वगैरह, ये सब गांधी जी के कुछ चीज़ों के विरोध में थे, ठीक है। ये नहीं चाहते थे कि जो सरकार है उससे हम पृथक हो जाए, क्योंकि सरकार में रहकर उसके पदों पर होकर ही हम सरकार के जो प्रदेश है उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्च 1923 के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, कांग्रेस से अलग एक पार्टी का गठन कर लिया, क्योंकि ये व्यवस्था में बना रहना चाहते थे। आगे जो आगामी चुनाव थे, गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य जो है इन चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो इसके विरोध में जो CR दास थे और जो मोतीलाल नेहरू थे, इन दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन कर दिया जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है। मार्च 1923 में इलाहाबाद में इसका गठन किया गया और इसके जो अन्य सदस्य थे उसमें आयंगर, केलकर, विठल भाई पटेल ये प्रमुख थे। इनका उद्देश्य क्या था कि चुनाव में भाग लेकर सरकार की नीतियों में परिवर्तन करना इनका प्रमुख उद्देश्य था, जबकि गांधी जी क्या चाहते थे कि जो आगामी चुनाव है उनका बहिष्कार कर दिया जाए। इसके बाद में इस वक्त जो है दिल्ली अधिवेशन हुआ 1923 के अंदर और ये जो मनमुटाव चल रहा था कांग्रेस के अंदर, ही सदस्यों के अंदर नई पार्टी बन गई थी। तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली अधिवेशन करवाया गया, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के विभाजन की फिर से बात होने लगी थी। तो कांग्रेस ने समझदारी दिखाते हुए दिल्ली अधिवेशन की घोषणा की 1923 के अंदर और इसके अध्यक्ष कौन थे, मौलाना आज़ाद थे। इसके अंदर समझौता कराया गया था क्योंकि पार्टी तो बन चुकी थी। तो इन्होंने ये राजी हुए कि ठीक है, अगर आगामी चुनाव है और कांग्रेस का कोई भी सदस्य जो उसमें भाग लेना चाहता है तो वो भाग ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो चुनाव किससे लड़ेगा, तो स्वराज पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेगा, ठीक है। कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेगी, ठीक है। इस प्रकार दोनों पार्टियों में क्या हो गया, समझौता हो गया और ये कांग्रेस की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इसी समय गांधी और दास पैक्ट हुआ था। ये सारी जो बातें मैंने कही है ये गांधी और दास पैक्ट के अंदर है। नवंबर 1924 के अंदर गांधी और CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इनकी जो पार्टीज को मान्यता दे दी और जो कहा कि ठीक है, कोई कांग्रेस का सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है, लेकिन वो कांग्रेस से नहीं बल्कि स्वराज पार्टी के नाम से चुनाव लड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो आया था भारत के अंदर 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए आया था। देखिए, जब 1909 का एक्ट, आपने पार्लियामेंट्री एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बाद में आया था
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का। तो ये क्या होता था कि हर 10 साल बाद में जो पहले वाला कानून है इसकी समीक्षा करने के लिए भारत में किस प्रकार से उसकी व्यवस्था चल रही है, वो कितना सफल हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, उन सबको देखते हुए एक नेक्स्ट अधिनियम बनाया जाता था जिसमें उनकी कमियों को दूर किया जाता था, कुछ नए नीतियाँ लागू की जाती थी। इसी प्रकार से 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है इसकी समीक्षा करने के लिए एक साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन ये वैसे कमीशन जो समीक्षा है ये 1919 से तो फिर 1929 में की जानी थी, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन के अंदर चुनाव होने वाले थे तो इसलिए सत्ता पार्टी ने इस सबको देखते हुए 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को भारत में भेज दिया था, ठीक है। तो 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए 1927 में ही 7 सदस्यों की एक कमेटी जो है वो भारत के अंदर आ गई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे, ठीक है। और इसमें इसे श्वेत कमीशन कहा गया था। आप सभी जानते हैं कि जो साइमन कमीशन है इसके अंदर जो 7 सदस्य थे वो श्वेत मतलब कि ब्रिटेन के थे, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, साइमन कमीशन नाम दिया गया। और इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं था। देखिए, अगर आप किसी देश के अंदर सुधार करने चाहते हो और वहाँ के लिए नीतियाँ बना रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर आप वहाँ के जो लोग हैं उनको नहीं लोगे तो आप वहाँ की नीतियाँ, वहाँ की जो कंडीशन है वो कैसे समझ पाओगे। इसी का विरोध करते हुए जो साइमन कमीशन है उसका विरोध किया गया और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे दिए गए, ठीक है। इसमें जो मोहम्मद, इसमें ये पूछा जाएगा आपको कि वैसे तो सबने साइमन कमीशन जो है उसका विरोध किया था, लेकिन आपसे पूछ ले कि किसने जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया। देखिए, जो नहीं किया वो लोग कम थे, तो आपको वो याद रखने से पूछ सकते हैं कि किसने किया या किसने नहीं किया, ठीक है। तो जो नहीं किया वो अच्छे से याद रखेंगे, बाकी सबने किया था। तो मोहम्मद शफी वाली जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने नहीं किया था। जस्टिस पार्टी जो थी मद्रास की उन्होंने भी नहीं किया था। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अखिल भारतीय अछूत संगठन आदि ने इसका बहिष्कार नहीं किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो ये आप याद रखिएगा। 3 फरवरी 1928 में ये जो आयोग है ये मुंबई पहुंचा था और साइमन गो बैक के सब लोगों ने नारे लगाए थे, ठीक है। इसके साइमन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें लखनऊ के अंदर जो इसका नेतृत्व है या विरोध है वो नेहरू और जो गोविंद वल्लभ पंत है इन दोनों ने किया था, जबकि लाहौर के अंदर जो इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था, जिनकी लाठियों के कारण मृत्यु हो गई थी। और इनका कोटेशन पूछा जाता है कि मेरे शरीर पर की गई एक एक लाठी जो है वो जो ब्रिटेन है उसकी कब्र में, जो उसकी कब्र की जो कब्र है उसमें एक एक लास्ट कील के समान होगी, ठीक है। ये लाला लाजपत राय है, इनकी मृत्यु से पहले जब इनकी लाठियाँ वार किया गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने ये कोटेशन दी थी कि मेरे ऊपर चले गई हर एक लाठी जो है वो जो ब्रिटेन की कब्र की ताबूत है उसके लास्ट कील के समान होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इसके जो साइमन की जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी साइमन कमीशन ने, इसकी रिपोर्ट के संबंध में 2 कोटेशन पूछे जा सकते हैं। एक कोपलैंड का कोटेशन है कि पुस्तकालय हेतु एक अन्य श्रेष्ठ रचना है, ये जो साइमन की जो रिपोर्ट थी उसके संबंध में कहा गया है। और शिव स्वामी अय्यर ने कहा है कि रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक इसकी रिपोर्ट है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो है इसके बाद में क्या हुआ कि 1927 में साइमन कमीशन आया था और जो भारतीय इसका विरोध कर रहे थे, तो जो भारत सचिव था बर्कन हेड, ठीक है, उसने भारतीयों पर तंज कसते हुए कहा था कि जो भारतीय है ना वो स्वयं किसी प्रकार के संविधान का निर्माण नहीं कर सकते, उनमें इतना दिमाग नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि अगर भारतीयों में इतना दिमाग है तो एक संविधान बना के बताए और ऐसा संविधान बनाए जिस पर सर्वसम्मति हो, यानी कि ऐसा संविधान जो सर्वमान्य हो, ठीक है। क्योंकि वो जानता था कि भारतीयों के अंदर सभी आपस में फूट है, सभी आपस में जो है राजी नहीं रहते, ठीक है। तो भारत सचिव जो है इनका नाम है बर्कन हेड, इन्होंने क्या दिया था, भारतीयों को एक चुनौती दी थी 24 नवंबर 1927 को, ठीक है। इसी के विरोध के अंदर ये इसी को साबित करने के लिए एक नेहरू जो है मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू है उनके पिताजी है मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इस जो कांग्रेस है इन्होंने इसकी जो चुनौती उसको स्वीकार किया और दिल्ली के अंदर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसके अंदर 29 दलों ने भाग लिया था। और मई 1928 के अंदर डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता के अंदर एक सार्वजनिक बैठक बुलाई जिसमें नेहरू समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। इस नेहरू समिति ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई और उसमें कुछ चीज़ें लिखी, कुछ फैक्ट लिखे, कुछ अधिकारों की बात की, लेकिन ये जो है सभी पार्टियों को रास नहीं आए, कुछ ने इनका विरोध किया। खास करके जो जिन्ना थे उन्होंने 14 सूत्रीय मांगे रख दी, किसके विरोध में, नेहरू की जो रिपोर्ट है इसके विरोध में 14 सूत्रीय मांगे रख दी मार्च 1929 में। और इस प्रकार से जो उनकी चुनौती है उसमें भारतीय फेल हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाहौर अधिवेशन।
देखा हमने 1927 का साइमन, उसके बाद में 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू है उसकी अध्यक्षता में जो लाहौर है वहाँ पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, और उसमें पहली बार भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य की क्या की मांग की। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया, और 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, जो आप मुझे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अंदर ये जो 26 जनवरी है इसी तारीख को स्वतंत्रता दिवस मनाने का या तिरंगा फहराने का निर्णय क्यों लिया गया? मतलब तिरंगा तो मध्य रात्रि को फहरा दिया गया था। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी को उन्होंने इस मध्य रात्रि को घोषणा की कि आने वाली 26 जनवरी को हम हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इन्होंने 26 जनवरी की डेट ही क्यों चुनी थी? ठीक है, तो अगर कोई जो वीडियो देख रहा है, अगर किसी को कोई चीज़ पता हो तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, वरना इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो 26 जनवरी को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी, और आपको पता होगा कि 26 जनवरी के दिन ही, इसी जो दिन है इसका महत्व बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 29 नवंबर को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इस तिथि का महत्व रखने के लिए 26 जनवरी को उसको लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 की बात होगी। 1930 के अंदर 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया के माध्यम से गांधी जी ने जो लॉर्ड इरविन है और जो वहाँ के प्रधानमंत्री है उस वक्त के मैकडोनाल्ड जो है, उनके सामने एक 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। किसने? गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी, और उन्होंने कहा था कि अगर आप इन 11 सूत्रीय मांगों को नहीं मानते हैं तो मैं आंदोलन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, ये 2 चरणों के अंदर हुआ था। पहला चरण जो है 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 5 मार्च 1931 तक हुआ था। 31 के अंदर आपको पता है फिर इरविन ने गांधी जी को गांधी इरविन समझौते के तहत बना लिया था, और जो सेकंड कोलमे सम्मेलन है उसमें आने के लिए राजी कर लिया था। इसके बाद में गांधी जी सेकंड कोलमे सम्मेलन में चले गए थे, और वहाँ पर भी उनकी बात नहीं बनी, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो फिर से वापस आकर उन्होंने जनवरी 1932 से लेकर 34 तक जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसका फेज स्टार्ट रखा था। ठीक है, तो इसमें 1929 के अंदर जो लाहौर अधिवेशन है इसमें गांधी जी को ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी मंजूरी मिली थी। तो पूछ सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो प्रस्ताव है इसकी मंजूरी जो है ये कौन से अधिवेशन से मिली? तो ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इससे मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो दांडी मार्च है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। स्टार्ट हुआ था 12 मार्च को, 6 अप्रैल को ये दांडी में पहुंच गए थे, और वहाँ से नमक उठाकर गांधी जी ने जो नमक कर कानून है उसको तोड़ा था, और सविनय अवज्ञा की स्टार्ट की थी। ये जो दांडी मार्च है ये इसमें 78 अनुयायी थे, ये 241 मील लंबी यात्रा थी। ठीक है, और कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल को यहाँ वहाँ पहुँचे थे। इसकी तुलना जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो दांडी मार्च है इसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से की है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी की रोम मार्च से दांडी मार्च की तुलना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। दक्षिण जैसे जिस प्रकार से गांधी जी ने दांडी मार्च किया था ना, उसी प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर जो तमिलनाडु है वहाँ पर श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचुनापल्ली से वेदारण्य तक एक मार्च किया था नमक कानून तोड़ने के लिए, और उसी प्रकार से मालाबार जो है वहाँ पर केलप्पन और के माधवन ने कालीकट से लेकर पय्यानूर तक ये एक दांडी मार्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कराची अधिवेशन। ये दांडी मार्च हो गया। ठीक है, दांडी मार्च के बाद में नेक्स्ट है कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। ये अधिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फैक्ट जो भी हाल ही के एग्जाम में से संबंधित पूछा गया था कि किस अधिवेशन के अंदर मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था। तो आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित जो प्रस्ताव रखा गया था प्रथम बार, वो कराची अधिवेशन में रखा गया था जो 1931 में हुआ था, 29 मार्च 1931 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था। आप सबको पता है सांप्रदायिक पंचाट जो है अंग्रेजों ने जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन है उसमें स्वीकार कर लिया था, जिसके अंदर जो 1919 में जो इन्होंने क्या कहते हैं फूट डालने की जो राजनीति का बीज बोया था, वो इस वक्त उसको और आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जो अछूत लोग वगैरह थे, उनको इन्होंने
पृथक निर्वाचन देने की घोषणा कर दी थी, ठीक है, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। और गांधी जी ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है, उनको पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है, तो वो जीवन भर क्या रह जाएंगे, पिछड़े हुए रह जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने फिर गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य इन्होंने निश्चय शुरू कर दिया था, गांधी जी ने जेल में रहते हुए। उसके बाद में अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था कि ठीक है, आप इनको पृथक निर्वाचन दे दीजिए, लेकिन जैसा होता है ना कि पृथक निर्वाचन के अंदर की जिस संप्रदाय का व्यक्ति खड़ा होगा उसे उसी संप्रदाय के व्यक्ति वोट देंगे। जैसे मुस्लिम से अगर कोई खड़ा हो रहा है, तो मुस्लिम सीटों के लिए कोई खड़ा हो रहा है, तो उसे सिर्फ मुस्लिम जो समुदाय है वो ही वोट देगा। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तो उसने इनके बीच में सहमति बनी कि भले ही जो सीटें हैं वो जो पिछड़ा हुआ समुदाय है इसके लिए आरक्षित हो, लेकिन जो वोट देने वाले हैं वो सभी लोग वोट देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार में इनकी क्या हो गई थी, सहमति बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस। इसके बाद में क्या हुआ कि जो 1939 से लेकर 1945 तक आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार चला था, ठीक है। तो 1939 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो बिना भारतीयों से पूछे सितंबर के अंदर, ठीक है, सितंबर के अंदर क्या किया था, अंग्रेजों ने जो भारतीय है इनको भी युद्ध में उतार दिया था। मतलब इन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है उसमें भारत जो है ब्रिटेन की ओर से लड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर भारतीयकरण कर दिया था, किसने, अंग्रेजों ने। और इसी के विरोध के अंदर मुस्लिम लीग ने जो है अक्टूबर 1939 को क्या किया था, जो प्रांत में जहाँ उनकी सरकारें थी वहाँ से उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। कितने प्रांतों में, 8 प्रांतों में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, किसने, कांग्रेस ने, ठीक है। और इस खुशी के अंदर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है। तो मुक्ति दिवस किसे मनाया था, मुस्लिम लीग ने मनाया था। कब मनाया था, तो इन्होंने मनाया था अक्टूबर 1939 के अंदर मनाया था। क्यों मनाया था, क्योंकि भारत जो कांग्रेस थी वो सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों को उतारे जाने को लेकर विरोध कर रही थी, और इसके विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट फिर 1939 के अंदर 8 अगस्त 1939 में जो उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड लिथ को, इन्होंने संविधान सभा की मांग को स्वीकार करके एक अगस्त प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसमें कुछ अन्य जो चीज़ें थी वो कांग्रेस को समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई, इसलिए कांग्रेस ने और अन्य जो संगठन थे उन्होंने इसका विरोध किया। और नेहरू ने इसके संबंध में कोटेशन कही थी कि क्या है, दरवाजे में जंग लगी कील के समान है, ठीक है। किसके संबंध में कहा था, अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया, 8 अगस्त को। और किसने पेश किया था, लॉर्ड लिथगो ने पेश किया था, ठीक है। ये सब उस वक्त क्या चाह रहे थे कि कैसे करके भारत जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर अंग्रेजों की ओर से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इन्होंने भारतीयों के साथ किया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में गांधी जी ने जगह जगह घूम कर भारतीयों को फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन का साथ देने के लिए राजी किया था। और उसी के संबंध में उनको एक उपाधि दी गई थी, अंग्रेजों का सार्जेंट, है ना, भर्ती करने वाला सार्जेंट। लेकिन फिर भी उनको बदले में क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, उनकी कोई मांग नहीं मानी गई। यहाँ तक कि रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग जैसे जो घटनाएं हो गई थी। तो इस बार गांधी जी ने इनका सख्त विरोध किया सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। गांधी जो है उन्होंने पवनार आश्रम महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ से इन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था अंग्रेजों के विरोध में, ठीक है। और जो पहले सत्याग्रही पूछे जाते हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो 3 याद रखेंगे। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। इसके बाद में पाकिस्तान की मांग उठी, और वैसे तो पाकिस्तान की मांग पहले से उठ रही थी, ठीक है। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग थी वो पहले चाहती थी कि भारत का जो है विभाजन हो जाए, और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको अलग राष्ट्र के रूप में बना दिया जाए। लेकिन औपचारिक रूप से जो इसकी मांग है वो लाहौर के मुस्लिम लीग अधिवेशन के अंदर हुई थी। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें औपचारिक रूप से इसकी मांग उठी, और इसके अध्यक्ष जिन्ना थे। और ये कब हुआ था, तो 23 मार्च 1940 को ये हुआ था। तो पाकिस्तान की मांग जो औपचारिक रूप से उठी थी वो 23 मार्च 1940 को। और इसे किस रूप में मनाया गया, पाकिस्तान दिवस के रूप में से मनाया गया। पाकिस्तान शब्द जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चौधरी रहमत अली थे, उन्होंने दिया था 1933 के अंदर दिया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन, इसके बारे में देखते हैं। क्रिप्स मिशन जो 1942 के अंदर मार्च 1942 में भारत आया था, सेम वही ब्रिटेन के जो व्यक्ति जो शासक थे उन्होंने क्रिप्स को भेजा था गांधी जी को मनाने के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों के समर्थन के लिए। और इसके संबंध में वही कथन किए जाते हैं। गांधी जी ने कहा था कि क्या है, पोस्ट डेटेड चेक है, जबकि नेहरू ने क्या कहा, डूबते हुए बैंक की संज्ञा इसको दी है, ठीक है। ये कथन पूछे जा सकते हैं कि कील के समान जंग लगी, कील के समान किस प्रस्ताव को कहा गया है, तो अगस्त प्रस्ताव को। और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है, डूबते हुए बैंक की संज्ञा किसने दी है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद में गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन स्टार्ट किया। कब किया? 8 मार्च 1942 को बम्बई का ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसका जो अनुमोदन है वो वर्धा अधिवेशन के अंदर हुआ था और इस वर्धा अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन थे, तो मौलाना आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। देखिए जो अधिवेशन मैंने कांग्रेस के इस दोनों वीडियो में बताए वो अधिवेशन आप एक जगह लिख लीजिएगा और उसके अध्यक्ष लिख लीजिएगा, क्योंकि अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि अधिवेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें ना पूछ के सीधा पूछ लिया जाए कि इसके जो अध्यक्ष है वो कौन थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वर्धा अधिवेशन हुआ था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन को क्या दिया था, स्वीकृति दी थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो था, ये भारत छोड़ो आंदोलन ये नारा जो है किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया। आपको याद होगा 1 अगस्त 1920 को तिलक फंड की स्थापना की गई थी तिलक की स्मृति में, और उसी स्मृति के अंदर तिलक दिवस मनाया गया 1 अगस्त 1942 को। गांधी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस जो है ये मेरा भारत छोड़ो प्रस्ताव नहीं मानती है तो मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था अपनी भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के संबंध में कहा था। ठीक है, अब इस संबंध में राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता ये कुछ व्यक्ति थे कुछ जिन्होंने भूमिगत तरीके से आंदोलन चलाया था, क्योंकि जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ तो अंग्रेजों ने जो बड़े बड़े नेता थे उन सबको पकड़ पकड़ के जेलों के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये कुछ व्यक्ति बच गए थे, इन्होंने भूमिगत रूप से गुप्त रहते हुए ये आंदोलन को जारी रखा था। तो नाम पूछ सकते हैं कि किन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया था, तो राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता। ठीक है, फिर इसके अलावा याद रखेंगे कि बलिया और सतारा दो ऐसी जगह थी, बलिया और सतारा, यहाँ पर इस समय सरकारों का क्या कर लिया गया था? गठन कर लिया गया था। ठीक है, 10 फरवरी 1943 को गांधी जी के द्वारा 21 दिन का उपवास की घोषणा की गई थी। तो 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा की थी और उसके बाद में मई 1944 को इनको रिहा कर दिया गया था। लेकिन इनको जब रिहा किया था उससे पूर्व इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और जिनके सचिव थे महादेव देसाई, इनकी मृत्यु जेल के अंदर हो चुकी थी। ठीक है, अब इनसे पूछा जाता है कि 1942 से इसके दौरान कौन कौन से जो प्रमुख नेता हैं इनको किन किन जेल के अंदर रखा था। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, गांधी जी, इनकी पत्नी और महादेव देसाई, इन तीनों को के साथ में सरोजनी नायडू जो थी, इन 4 लोगों को आगा खान पैलेस के अंदर रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा नेहरू जी जो थे इनको अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल के अंदर, मौलाना आज़ाद को बांकुड़ा जेल में और जयनारायण प्रकाश को हजारीबाग जेल के अंदर रखा था। ये जयनारायण प्रकाश जो है इन्होंने यहाँ से निकल कर जो अरुणा आसफ अली थी ना, जो गुप्त रूप से आंदोलन कर रही थी, उनका सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज। इसके जो आज़ाद हिंद फौज है इसके ये जो विचार है इसके गठन का, ये मोहन सिंह का है। ठीक है, विचार मोहन सिंह का है, लेकिन इसकी स्थापना जो है मार्च 1942 के अंदर रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। तब इसका मुख्यालय सिंगापुर रखा गया था, लेकिन जुलाई 1943 के अंदर सुभाष चंद्र बोस को इसका क्या बना दिया? प्रमुख बना दिया गया। और आज़ाद हिंद फौज की जो बागडोर है वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में कब सौंप दी गई? जुलाई 1943 में। इसमें कुछ ब्रिगेड थी जिसमें से 3 तो पुरुषों के नाम पर थी और 1 ब्रिगेड महिला के नाम पर थी। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महिला के नाम पर कौन सी ब्रिगेड थी, तो लक्ष्मीबाई ब्रिगेड जो है महिला के नाम पर थी, महिला ब्रिगेड थी, जबकि 3 पुरुष ब्रिगेड थी, नेहरू गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। ठीक है, इनके जो नारे थे, एक तो जय हिंद का नारा इन्होंने दिया था, दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी किसकी घोषणा थी? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, इसके बाद में 21 अक्टूबर 1943 को क्या हुआ? जुलाई 1943 में उनके हाथ में बागडोर आई और 21 अक्टूबर 1943 को जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने सिंगापुर के अंदर जो आज़ाद हिंद फौज है उसके द्वारा आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया। ठीक है, तो सरकार का गठन बोस ने कहाँ किया था? सिंगापुर के अंदर। कब किया? अक्टूबर 1943 के अंदर। और इसके पीएम यानी कि प्रधानमंत्री खुद बने थे और इनकी जो महिला विंग की जो प्रमुख कमांडर थी वो लक्ष्मी सहगल थी और इसका मुख्यालय रंगून में रखा गया था इस सरकार का। ठीक है, और इसी के संबंध में जो जापान था इसने इनको अंडमान और निकोबार द्वीप जो है ये सौंप दिया था। किसको? जो आज़ाद हिंद फौज है इसको। और इसी INA को सौंपे गए जो द्वीप थे उसमें जो INA इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? अंडमान निकोबार द्वीप का नाम शेर द्वीप और राजस्व द्वीप। ठीक है, 2019 के अंदर जो आज़ाद हिंद फौज इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और इसी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य के अंदर जो मोदी जी है इन्होंने शहीद द्वीप जो नील द्वीप है उसका नाम शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और ब्रोस द्वीप जो है इसका नाम बोस द्वीप, यानी कि 3 द्वीपों का नाम बदलकर शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और बोस द्वीप नाम रखा गया था 1918 के अंदर। ठीक है, जो INA है यानी कि जो आज़ाद हिंद फौज है इन्होंने
जैसे सरकार की स्थापना की, इन्होंने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें जो मित्र राष्ट्र है जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस ये सभी थे, तो उनके विरुद्ध इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी। किसने? आईएनए ने। और इसलिए जापान ने इनको ये 2 द्वीप सौंप दिए थे। ठीक है। लाल किला मुकदमा, इसके बाद में 2 मुकदमे आते हैं सेना से संबंधित। एक तो है लाल किला मुकदमा और एक है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नवंबर 1945 के अंदर जो मेजर शहनवाज खान है, कर्नल सहगल है और गुरुदयाल ढिल्लो है, इन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, इन्होंने इनकी जो क्या कहते हैं वकालत है, जो इनका पक्ष लिया था वो किसने लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, नेहरू, जिन्ना, अरुणा असफ अली, इन सब ने इनका मुकदमा लड़ा था, इनके पक्ष लिया था, इनके संबंध में, इनके समर्थन में वकालत की थी। और लास्ट में क्या इसका रिजल्ट निकला कि जो इनकी मृत्युदंड की सजा है वो इनकी माफ़ कर दी गई थी। ठीक है, तो इन तीनों का नाम याद रखेंगे, शहनवाज खान, सहगल और गुरुदयाल ढिल्लो। ठीक है, ये लाल किला मुकदमा नवंबर 1945। इसके बाद में नेक्स्ट ईयर 1946 18 फरवरी को जो शाही भारतीय नौसेना है उनमें HMIS तलवार नामक जो जहाज़ था, वहाँ की 1100 जो नौसैनिक थे उन्होंने भेदभाव के कारण, भेदभाव मैंने आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय सैनिक थे और जो अंग्रेज सैनिक थे उन दोनों के बीच में भेदभाव किया जाता था। सेम पद पर होते हुए भी उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता था। जो अंग्रेज सैनिक थे वो सेम पद पर होते हुए भारतीय सैनिकों को खान पान और उनको सम्मान इन सब में बिल्कुल निम्न समझते थे। ठीक है, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव उनके द्वारा किया जाता था। इसके विरोध में जो भारतीय सैनिक, नौसेना के सैनिक है, इन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था 1100 सैनिकों ने। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या कहा कि भिखारियों को चुनने का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसा तो एक तो वैसे ही बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, और ऐसे में फिर अंग्रेजों ने एक और बात कह दी कि भिखारियों को क्या होता है? चुनने का अधिकार नहीं होता है। तो इससे जो आक्रोश है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। फिर लास्ट में इन्होंने अंग्रेजों के जब पटेल थे और जो नेहरू वगैरह थे, इन्होंने इन पर दबाव बनाया और कैसे ही करके इनको आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि जो भारतीय सरकार थी उसके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में किया था? तो जो MS खान थे उनके नेतृत्व में ये आंदोलन या विद्रोह शुरू हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप याद रखेंगे कि जो विलिंगटन है उन्होंने गांधी जी के बारे में कहा था, ये वाइसराय जब यहाँ के जीजी थे भारत के, तब इन्होंने कहा था कि अगर गांधी जी नहीं होता ना तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती। ठीक है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उससे पहले की बात है, इन्होंने चिढ़ के गांधी जी से कहा था कि अगर ये गांधी जी नहीं होता तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे थे? गांधी जी को बहुत ही चमत्कारी व्यक्ति उस वक्त मान रहे थे। ठीक है, 1921 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे लास्ट में मैंने लिखी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने धोती पहनना कब प्रारंभ किया। ठीक है, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो ये जो NCERT है इसमें से ये फैक्ट लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है धोती की पूछो, इस बार हो सकता है सिर मुंडवाने की पूछ ले कि गांधी जी ने अपना सिर कब मुंडवाया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान जो है गांधी जी ने 1921 के अंदर, ठीक है डेट याद रखेंगे आप, 1921 के अंदर प्रथम बार गांधी जी ने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अपना सिर मुंडवा लिया था और धोती पहनना प्रारंभ कर दिया था, ताकि वो सूती वस्त्र की जो धोती वो पहनना प्रारंभ किया ताकि वो व्यक्तियों की, आम व्यक्तियों की तरह रहे, आम व्यक्तियों की जैसे लगे, ताकि आम व्यक्तियों का सहयोग उनको मिलता रहे। ठीक है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। 1947 के अंदर भारत आज़ाद हो जाता है, और जितने भी अदर जो फैक्ट है वो आपको बता, जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें मैं आपको बता दूंगी। हालांकि इतिहास की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे NCERT में वो सारे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।